सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है आप समझ लीजिए उसको। और गुणोत्तर श्रेणी को हम कहते क्या है इंग्लिश में, वो लिख लीजिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं जीपी, और समांतर श्रेणी को कहते थे एपी। इसे क्या कहते हैं जीपी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी जो बनती है वो कैसे बनती है? जीपी जो होती है वो एक पहला पद तो वहाँ भी होता था और यहाँ भी होता था। वहाँ हम पहले पद में को जोड़ते थे, यहाँ हम पहले पद में गुणा करेंगे, फिर आर से गुणा करेंगे, फिर आर से गुणा करेंगे, फिर आर से गुणा करेंगे। ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी है। वहाँ पर सर्वांतर होता था, यहाँ होगा सार्वानुपात। क्या होगा? सार्वानुपात। सार्वानुपात जिसे हम कहते हैं कॉमन रेशो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशो। वहाँ क्या कहते थे उसको इंग्लिश में? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते थे? सार्वानुपात। सार्वानुपात आता है वो दूसरे पद में से पहला पद घटा हुआ भाग करो, या तीसरे में से दूसरा भाग करो, या चौथे में तीसरा भाग। यहाँ भी देखो, दूसरे को पहले पद से भाग कर लो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद। नीचे लिख के दिखाते हैं A4 मतलब चौथा पद। तो इसको इससे भाग करो आ रहेगा, इसको इससे भाग करो तो भी आ रहेगा, इसको इससे भाग करोगे तब भी आ रहेगा। ये पहला पद है, दूसरे पद में आर की घात 1 है, तीसरे पद में आर की घात 2 है, चौथे पद में आर की घात 3 है। तो nवां पद कितना होगा? वो होगा a आर की घात n आर की घात 1 कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आएगा n पदों का योग। इसका हम सूत्र सिद्ध कर लेते हैं पूरा। n पदों का योग होगा क्या? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 से लेकर कहाँ तक? an तक। ठीक, माना? क्या माना? गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वनुपात r है। ठीक, तो n पदों का योग क्या बनेगा? a के बाद ar प्लस ar स्क्वायर डैश, बीच में क्या आएगा? ar की घात n माइनस। ये क्या हुआ? n पदों का योग। ऐसा का मतलब n पदों का योग। क्लियर हो गई बात? अब ऐसा को a से गुणा करो, अगली लाइन में लिखो, और इसे एक पद आगे से r से गुणा करो। अगर इसे r से गुणा करेंगे तो a को r से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ar। ठीक, यहाँ से लिख लो। इसे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? इसे गुणा करोगे तो कितना पद आएगा? ऐसे करते करते जब यहाँ पर इससे पहले कौन सा पद आ रहा होगा? इससे पहले आ रहा होगा डैश a आर की घात n माइनस 2, और जब इसे r से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? a आर की घात n माइनस 1, और जब इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? a आर। किया क्या मैंने? r से गुणा करके एक पद आ रहा है, किसका क्या लिखा है? इसको r से गुणा किया तो ये आ रहा है, इसे r से गुणा किया ये आ रहा है, इसे r से गुणा किया ये आ रहा है, इसे r से गुणा किया ये आ रहा है, इसे r से गुणा किया ये आ रहा है। दोनों को घटा माइनस माइनस माइनस, तो घटाएंगे ऐसे कॉमन ले लो, कितना आ गया? 1 माइनस आर, ये a बचा, और ये सब आपस में एक दूसरे से कैंसिल। लास्ट वाला बचा माइनस a आर की पावर, इसमें से a कॉमन ले लीजिए, कितना हुआ? 1 माइनस आर की पावर n ऐसे इक्वल टू। तो आपके पास गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकल आया a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस। कब? जब r का मान 1 से कम, और अगर r का मान 1 से ज्यादा हुआ तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, दोनों माइनस कट जाएंगे, कितना हो जाएगा? a r का मान 1 से ज्यादा। ये बात समझ में आ गई? ठीक, इसके बाद अगला हेडिंग है अनंत पदों का। आज देखिए 0.9 का वर्ग निकालो, कितना आएगा? 9 में 81, 0.8।
0.8 का वर्ग निकालो, 0.64, और 1.2 का वर्ग निकालो, 1.44, 1.1 का वर्ग निकालो, कितना आता है 1.21, तो 1 का वर्ग 1। तो 1 का वर्ग 1 से बड़ी संख्याओं का वर्ग संख्या से बड़ा होता है, और 1 से छोटी संख्या का वर्ग 1 से छोटा होता है। आ रहा है छोटा नहीं? -0.9 का वर्ग निकाला तो 0.8 आया, 0.8 का वर्ग निकाला 0.6 आया। इसका मतलब अगर 1 से छोटी संख्या है उस पर जितनी ज़्यादा घात लगाते जाओगे उसका मान उतना ही कम होता जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर हम उतनी घात लगा दें जितनी लगा सकते हैं तो उतना कम हो जाएगा जितना हो सकता है। ठीक है, यानी अगर n का मान अनंत की तरफ जाए और अगर हम s अनंत निकालें तो याद रखो s अनंत तभी निकल सकता है जब r का मान 1 से कम। अनंत पदों का योग तभी निकल सकता है r का मान 1 से कम। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a × 1 माइनस r की घात अनंत बटे 1 माइनस r, और r का मान कैसा है यहाँ पर 1 से कम है। 1 से कम की घात संख्या की घात उतनी बड़ी कर रहे हैं हम जितनी कर सकते हैं, तो इस पूरे का मान उतना छोटा हो जाएगा जितना हो सकता है। तो किसी संख्या की घात का मान पहली बात तो ऋणात्मक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, चाहे ऋणात्मक घात लगाओ किसी संख्या पर, चाहे धनात्मक, मान तो धनात्मक ही आएगा। तो धनात्मक सबसे छोटा कौन है? 0। सबसे छोटा धनात्मक कौन है? 0। तो उतना छोटा हो जाएगा जितना हो सकता है, यानी 1 माइनस 0 बटे 1 माइनस r। तो अनंत पदों के योग का सूत्र हो गया a/1 माइनस r। ये भी याद रखेंगे, इस पर बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक फॉर्मूला n पदों के योग का हो गया, एक अनंत पदों के योग का हो गया, एक nवें पद का हो गया। ठीक, इसके अलावा एक चीज और आती है इसमें, थोड़ा एपी और जीपी में बात कर लेते हैं। पिछले साल का हमने कहा था पढ़ क्या हो। तो यदि a, b, c आर इन AP, क्या मतलब है इस अंग्रेजी का? कि यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, वो बराबर आना चाहिए तीसरे में से दूसरा। रीएडजस्टमेंट, b प्लस b बराबर c प्लस a, b और b कितना हो गया? 2b बराबर c प्लस a, और b कितना आ गया? c प्लस a/2। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? b इज मीन ऑफ, मीन का मतलब क्या होता है? औसत। किसका? a एंड c। ठीक, अब यहाँ मीन की जगह क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो b इज, हम लिखेंगे कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड c, देन b बराबर a प्लस c अपॉन, हमेशा के लिए याद है कि अगर दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस c अपॉन 2। अगर a और b का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा? a और b का अरिथमेटिक मीन a प्लस b अपॉन 2। दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। 4 और 5 का अरिथमेटिक मीन कितना होगा? 12 और 15 कितना होगा? क्या सोचना है कितना? ए और सी का अरिथमेटिक मीन a प्लस सी बटे 2, ए बी का कितना होगा? a प्लस बी अपॉन 2, और b और c का कितना होगा? b प्लस सी बटे 2। लेकिन अगर a b c समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली संख्या का दुगना पहली और तीसरी के योग के बराबर होता है। अगर हमें 3 संख्याएं सिद्ध करनी है कि वो a b में है, उसको सिद्ध करने का ये है। ठीक, और इसका विशेष नाम होता है बीच वाली संख्या का, उसे क्या कहते हैं हम? अरिथमेटिक मीन। ठीक, अब दो संख्याओं के मध्य n गुणोत्तर माध्य 11, या अंग्रेजी में कुछ ऐसे लिख के आता है, इंसर्ट n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a और b के मध्य n ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करो। अभी तो a और c के मध्य एक अरिथमेटिक मीन ज्ञात किया था, इसके आगे हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है।
लेकिन ए और बी के मध्य एन ज्योमेट्रिक मीन अगर याद करने हैं, गुणोत्तर माध्य कहते हैं उसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। याद रखो, गुणोत्तर माध्य शब्द का मतलब है ऐसी संख्याएं, ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन ऐसी संख्याएं होती हैं कि अगर हम दो संख्याओं के मध्य उन्हें लिखें तो वो पूरी श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में बदल जाए। दो संख्याओं के मध्य अगर आप संख्याएं लिख रहे हैं और संख्या लिखने के बाद वो श्रेणी आपकी गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है, तो वो जो संख्याएं आपने लिखी दो संख्याओं के बीच में, वो उन दो संख्याओं को क्या कहलाती हैं? ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ भी तो ए और सी के बीच में बी लिखने पर तीनों किस में आ गए? तो हम पहले तीन संख्याओं की शुरुआत करते हैं, शॉर्ट में बात कर लेंगे। इफ, ये छोड़ो, पूरा प्रूव करा। लेट, माना G1, G2, G3, G4 से लेके कहां तक? G8। क्या है ये? ए व बी के मध्य कौन है? गुणोत्तर। और अगर ये गुणोत्तर माध्य हैं तो ए और बी के बीच में अगर मैं इन्हें लिखूं, ये किस में आ जाने चाहिए? किस में आ जाने चाहिए? जीपी में आ जाना चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी में हो जाने चाहिए, क्योंकि परिभाषा ये कहती है गुणोत्तर माध्य की। कोई दिक्कत? कितने पद हो गए इसमें? अब इस श्रेणी में कितने पद हो गए? पहले कितने पद थे? अनंत। देखो कितने गुणोत्तर माध्य डाले इनके बीच में? के मध्य कितने हैं? अरे कितने गुणोत्तर माध्य हैं? 1 2 3 से कहां तक? n तक। कितने गुणोत्तर माध्य हैं? n। और एक ए और बी कुल कितने हो गए? n+2। कितने हो गए? n। तो गुणोत्तर माध्य डाल दिए बीच में, और एक ए और बी दो संख्याएं ये हैं, तो कुल कितने पद हो गए? और ये बी कौन सा पद हुआ? बी हुआ n+2 वहां पद। अरे क्लियर हो गया? n+2 में पद को क्या लिखते हैं? a n+2। क्लियर है? n में पद का सूत्र क्या है? a r की घात n1। जो भी पद निकाल रहे हो a लिखो, r लिखो, और उसमें से एक घटा दो जो भी पद आप निकाल। r तो पता नहीं ना हमें इसका, क्या करें? इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होगा? पहला पद तो a है, a r⁴ n+2 - 1 बराबर किसके? b के। तो r⁴ n+1 किसके बराबर होगा? b/a के। तो r किसके बराबर होगा? b/a की घात 1/n+1, क्योंकि जब घात इधर आती है तो 1 हो जाती है। समझ आ गई बात? जैसे वर्ग इधर जाके 1/2 बन जाता है, क्यूब इधर जाके 1/3 बन जाता है, ऐसे ही n+1 इधर जाकर 1/n+ बन जाता है। यहाँ तक कोई समस्या? पहला पद पता लग गया हमें और r पता लग गया। तो जीवन कौन सा पद है? इस श्रेणी का जीवन कौन सा पद है? ये पहला है, तो ये कौन सा पद है? ठीक है, तो एक्चुअली जो जीवन है वो तो a2 है, दूसरा पद, और दूसरा पद किस श्रेणी का क्या होता है? a r की घात 2 - 1 है ना। g2 कौन सा पद है? तीसरा। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा? a r²। और ऐसे ही gn कौन सा पद है? a n+1। तो ये कितना आएगा? a r की घात। अब a का मान तो a ही है, ठीक, और r का मान कितना है वो हमने जान लिया। तो a गुणा b/a⁴ 1/n+1, ये हो जाएगा a × b/a⁴ 2/n+1, ये हो जाएगा a × b/a⁴ है ना। तो दो संख्याओं के बीच अगर हम n गुणोत्तर माध्य डाल रहे हैं तो पहले गुणोत्तर माध्य का मान ये होगा, दूसरे का ये होगा, nवें का ये। तो बच्चे nवें वाला याद रखते हैं कि दो संख्याओं के बीच nवां गुणोत्तर माध्य होता है a गुणा b/a⁴n/n+। अब पहला निकालोगे तो n का मान 1 रख लो, दूसरा निकालोगे 2 रख लो, तीसरा निकालोगे 3 रख लो, 10वां निकालोगे 10। बात समझ में आ गई? अब
ये तो आया ही नहीं। चलो, तो यहाँ से आर का मान निकल गया। G1 जो होगा वो दूसरा पद होगा, G2 तीसरा पद होगा, दूसरा पद ये होगा। ए और आर का मान रख दिया, एनवां पद निकाल लिया। एनवें पद में एन का मान डालोगे तो आपके पास सारे गुणोत्तर माध्य निकल आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं यदि ए तथा बी का कौन गुणोत्तर माध्य x हो तो क्या होगा। अगर गुणोत्तर माध्य x होगा तो इसका मतलब क्या होगा, a, x, b r इन किस में होनी चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी में आ जानी चाहिए। तो गुणोत्तर श्रेणी में अगर तीन संख्याएं हैं तो सर्वानुपात बराबर हो। क्या होता है सर्वानुपात, कॉमन रेशो, दूसरे पद को पहले पद से भाग करिए या तीसरे को दूसरे से, तिरछी गुणा कर लीजिए, कितना आ गया बराबर ab और x बराबर कितना आ गया। तो यानी दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है √ab और दो संख्याओं का समांतर माध्य होता है a + b/2। ये बात दिमाग में बैठ गई, बराबर नोट कर लीजिए बहुत तेजी से।